तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में रिसेप तैयब अर्दोआन को जीत हासिल हुई। उन्होंने विपक्षी कमाल कचदरालू को हराया है। वे अगले 5 सालों के लिए तुर्की की सत्ता पर काबिज रहेंगे। जीत के बाद उन्होंने अंकारा में अपने समर्थकों को बधाई दी। अंकारा तुर्की की राजधानी है और तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में जबकि बाकी हिस्सा एशिया में मौजूद है। मरमारा सागर और बोस्पोरस व डार्डानेल्स जल संधि मिलकर तुर्की को एशिया और यूरोप के बीच बांटती है। अनातोलिया प्रायद्वीप पर मौजूद इसके एशियाई हिस्से को एशिया माइनर के तौर पर जाना जाता है। तुर्की वॉल्कन, काकेशस, मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर के चौराहे पर स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया स्थित है, जबकि पूर्व में अजरबैजान और ईरान मौजूद है और दक्षिण पूर्व में यह इराक और सीरिया से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर मौजूद है। ग्रीस और बुल्गारिया से यह उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी अंकारा इसके एशियाई भूभाग में स्थित है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल यूरोपीय क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि इस्तांबुल का विस्तार बोस्पोरस जल संधि की दूसरी ओर एशिया तक भी हुआ है। कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिंगामोरी भारत की यात्रा पर हैं। इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कंबोडिया के राजा की यात्रा भारत और कंबोडिया के संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। भारत और कंबोडिया के राजनयिक संबंधों की शुरुआत साल 1952 से हुई थी। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है और इसे कंपूचिया नाम से जाना जाता था। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। ये देश इंडो चाइना पेनिनसुला का हिस्सा है। कंबोडिया अपनी सीमा थाईलैंड, वियतनाम और लाओस से साझा करता है। गल्फ और थाईलैंड उसके पश्चिम में स्थित है और मीकांग नदी कंबोडिया में ही बहती है। कंबोडिया आसियान के सदस्यों में से एक है और आसियान के सदस्यों में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। 30 मई के दिन गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा भारत के 25वें पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल हुआ था। वहीं 19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन मुक्त हुआ था और गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से शुरू हुई। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त, यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद तक भी रहा था। साल 1947 में आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था और साल 1949 में पुर्तगाल नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी और अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए या तो शांति के साथ ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया और गोवा और दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा राज्य है। युगांडा ने एंटी-LGBTQ कानून को मंजूरी दी है। इसके बाद ये देश कठोरतम एंटी-LGBTQ कानून बनाने वाले देशों में से एक बन गया है।
युगांडा में समलैंगिकता पहले से अपराध है और इस कानून के बाद अब दोषी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि अफ्रीका के 54 में से 30 देशों में समलैंगिकता एक अपराध है। अफ्रीकी लोग मानते हैं कि समलैंगिकता विदेशों से अपनाया गया व्यवहार है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। आपको बता दें कि युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है और ये अपनी सीमा दक्षिण सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, रुवांडा, तंजानिया से साझा करता है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। भूमध्य रेखा युगांडा से गुजरती है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में अक्सर चर्चित शब्द फोरम शॉपिंग को निम्नलिखित में से कौन एक सही तरीके से परिभाषित करता है? एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। एक कानूनी प्रथा जिसमें कोई आरोपी जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे थाने में भेजने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि जांच उसके हिसाब से किया जाएगा। एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। या एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके खिलाफ ही जाएगा। तो सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न था सुपर कंप्यूटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लॉप सुपर कंप्यूटर के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड का एक इंडिकेटर होता है। दुनिया में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटिंग सिस्टम वर्तमान में अमेरिका के ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी में मौजूद फ्रंटियर क्रे सिस्टम है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा तौर पर चलाया जा रहा है, जबकि इसे लागू पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प बी। जानकारों ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर एक नए एंटीबायोटिक की खोज की है। यह खोज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ नए एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरिया के चलते हुए बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब एंटी माइक्रोबियल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने से है। एंटी माइक्रोबियल दवाओं का इस्तेमाल किसी भी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के प्रति इलाज के लिए किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने से मानक इलाज असर करना बंद कर देता है और संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। फिर इस संक्रमण का दूसरे में भी फैलने का खतरा बना रहता है। इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपरवर्क्स के रूप में भी जाना जाता है। इधर भारत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है और इसका सबसे बड़ा कारण लोगों और जानवरों के बीच एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना है। साथ ही फार्मास्यूटिकल कचरे का गलत तरीके से निपटान भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक अनुमान के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वैश्विक लागत हर साल करीब $300 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक या उससे ज्यादा है। दिल्ली स्थित पुराने किले में खुदाई के दौरान कई प्राचीन इतिहास के सबूत पाए गए हैं। खुदाई के दौरान यहां से 136 से अधिक सिक्के और 35 मोहरें मिली हैं। ये व्यापार गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस साइट की भूमिका की ओर संकेत करती है और इसके अलावा यहाँ से 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के ग्रेवेयर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। साथ ही 2500 साल पुराने छल्ले के अवशेष और एक 4 कमरे का परिसर भी मिला है। ये परिसर तकरीबन 2300 साल पहले का बताया जा रहा है। ये मौर्य युग के पहले की बसावट के बारे में जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, नई खुदाई में राजपूत काल के 900 साल पुराने बैकुंठ विष्णु के अवशेष भी मिले हैं। गुप्त काल की देवी गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका भी मिली है और साथ ही साथ
सुंग कुषाण काल के मोतियों, मोहरों, तांबे के सिक्के के अलावा एक हड्डी की सुई भी मिली है। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इस किले का निर्माण 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। जानकारों के मुताबिक ये किला महाभारत में जिक्र इंद्रप्रस्थ के ऊपर बना है और इंद्रप्रस्थ पांडवों की विशाल राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया है और यहाँ इसका इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टन के रूप में जिक्र किया गया है। कुछ जानकारों के मुताबिक टॉलमी द्वारा लिखित भूगोल में इंद्रप्रस्थ का जिक्र इंद्रबारा शहर के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि बीते जनवरी माह से ही पुराना किला परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की जा रही है। ये खुदाई का तीसरा दौर है। इससे पहले यहाँ 2013-14 और 2017-18 में खुदाई की जा चुकी है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़ा एक चैप्टर को हटा दिया है। मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देशभक्ति कविता सारे जहां से अच्छा लिखा है और इसे तरनाह-ए-हिंदी गजल से लिया गया है। ये कविता 1904 में छपी थी। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान आंदोलन के निर्माण में उनकी खास भूमिका भी रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आंदोलन को बढ़ाया था। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इलाहाबाद संबोधन से आया है। दरअसल मोहम्मद इकबाल 1930 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सत्र के अध्यक्ष थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जोर दिया। इस भाषण को ही इलाहाबाद संबोधन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि मोहम्मद इकबाल को किंग जॉर्ज पंचम ने 1922 में सर की उपाधि दी थी। उनकी पहली किताब असर-ए-खुदी यानी द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1918 में रामुज-ए-बेखुदी यानी निस्वार्थता का रहस्य प्रकाशित हुआ। 31 मई के दिन यानी आज ही के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। उस दौर में महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी। बावजूद इसके अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ाना और लिखाना सिखाया। उनका विवाह खांडेराव होलकर से हुआ था। खांडेराव होलकर की मृत्यु कुंभेर के युद्ध में 1754 में हो गई। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हाराव होलकर की भी मृत्यु हो गई और अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित हुई। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी थी। इस क्षेत्र की विशेषता महेश्वरी साड़ियां और फैब्रिक भी है, जिसकी शुरुआत अहिल्या देवी होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकर बुलवाकर की थी। महेश्वरी साड़ियों को GI टैग भी मिला हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को देश भर में कई 100 हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे शिव भक्त थी और राजाज्ञा पर हस्ताक्षर करते वक्त वे अपने नाम के बजाय केवल श्री शंकर लिखती थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर बनवाया। इतिहासकार जॉन के ने अहिल्याबाई होलकर को फिलोसफर क्वीन कहा है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्रीय कवि का दर्जा हासिल है। मोहम्मद इकबाल को किंग जॉर्ज पंचम ने 1945 में सर की उपाधि दी थी। विदेश भक्ति कविता सारे जहां से अच्छा के रचनाकार हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों ही, एक भी नहीं। दूसरा प्रश्न है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है।
एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का प्रयोग केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति इलाज के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प बी यानी अफ्रीका। चार जुलाई को भारत एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 22वें सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल तौर पर करेगा। भारत ने समिट को टुवर्ड अ सिक्योर एससीओ नाम दिया है और सिक्योर एक्रोनिम को पीएम मोदी द्वारा साल 2018 की एससीओ समिट में दिया गया था। इसमें एस से मतलब है सिक्योरिटी, ई से मतलब है इकोनॉमी एंड ट्रेड, वहीं सी का मतलब है कनेक्टिविटी से है। इसके अलावा यू को यूनिटी से, तो वहीं आर को रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और ई को इन्वॉल्वमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहला सम्मेलन है जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ के सदस्य देशों के अलावा भारत ने ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को भी आमंत्रित किया है। एससीओ की परंपरा के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान को गेस्ट ऑफ द चेयर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। एससीओ के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक इन पर्सन आयोजित की जा चुकी है और एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। उज्बेकिस्तान के अलावा बाकी के देश इससे पहले शंघाई 5 के सदस्य थे। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकंद में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है, साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। और वर्तमान में इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है और इसके डायलॉग पार्टनर्स में अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका शामिल है। वहीं ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को मिला है। एससीओ में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सबसे शीर्ष निर्णय के स्तर की संस्था है और आपको यहां बता दें कि साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। यूक्रेन के बाद यूरोप के एक और हिस्से में संकट के बादल गहरा रहे हैं। दरअसल यूरोप के दक्षिण पूर्वी इलाके में बसे कोसोवो में नेटो की पीस कीपिंग फोर्स पर हमला हुआ है। तब से यही देश खबरों में बना हुआ है। नेटो की पीस कीपिंग फोर्स कोसोवो में साल 1999 से तैनात है। इन्हें कोसोवो पीस कीपिंग फोर्स या KFOR के नाम से भी जाना जाता है। कोसोवो यूरोप का एक लैंडलॉक देश है। कोसोवो ने साल 2008 में खुद को सर्बिया से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यूएसए, कनाडा, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों द्वारा इसे मान्यता भी दी जाती है। कोसोवो को 193 यूएन सदस्य में से 99 द्वारा मान्यता दी गई है। भारत ने कोसोवो को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि साल 2022 में दोनों देशों के बीच एक ट्रेड बॉडी इंडिया कोसोवो ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमिक ऑफिस का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। आपको यह बताते चलें कि कोसोवो बाल्कन्स में स्थित है। यह अपनी सीमा सर्बिया, उत्तरी मकदूनिया, मॉन्टेनीग्रो और अल्बानिया से साझा करता है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। अब आप सभी के लिए यहाँ पर जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं।
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए एक 2023 से 27 की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जारी की है। एडीबी की ये रणनीति भारत की शहर केंद्रित योजनाओं में सहयोग करने की बात करती है। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, शहरी अवसंरचना जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि एडीबी की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों और सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलूयोंग सिटी में स्थित है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था और भारत एडीबी का सदस्य साल 1966 से है। भारत एडीबी का एक अहम भागीदार है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक एडीबी ने भारत में $52.6 बिलियन का निवेश पब्लिक सेक्टर में, वहीं $8 बिलियन का निवेश निजी क्षेत्र में किया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। हालिया अध्ययन से भारत के पश्चिमी घाट में पौधों की 62 डीटी यानी डेसिसेशन टॉलरेंट वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज का पता चला है। इन पौधों का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पर पानी की कमी हो। डीटीबी पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो गंभीर सूखे की स्थिति में भी सरवाइव कर सकती हैं। ये अपना 95% वाटर कंटेंट खोने के बाद भी रिवाइव कर सकती हैं। मतलब ये कि 95% वाटर कंटेंट खोने के बाद दोबारा पानी की उपलब्धता होने पर फिर से रिवाइव हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में डीटी प्लांट्स का अध्ययन कम किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट दुनिया के 8 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल है। पश्चिमी घाट रेंज तापी नदी घाटी से शुरू होकर नीलगिरी हिल्स तक जाती है और पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाले दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिन्नकोट्टा पास। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। KFOR पर हुए हमले के चलते खबरों में रहा कोसोवो की महाद्वीप का हिस्सा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा प्रश्न है, एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। इस साल के एससीओ के सालाना सम्मेलन की थीम टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ रखी गई है। भारत एससीओ का संस्थापक सदस्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्रीय कवि का दर्जा हासिल है। मोहम्मद इकबाल को किंग जॉर्ज पंचम ने 1945 में सर की उपाधि दी थी। विदेश भक्ति कविता सारे जहां से अच्छा के रचनाकार हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि केवल 2 कथन सही हैं। दूसरा प्रश्न था, एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। एंटी माइक्रोवियल दवाओं का प्रयोग केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति इलाज के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन गलत है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने थे। तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अशमक वर्तमान तेलंगाना का हिस्सा था। गौतम बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक कोंडाना थे, जो कि तेलंगाना में पाया जाने वाला पारंपरिक नाम है। तेलंगाना अपनी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद को वर्ल्ड ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद को UNFAO और ऑर्वर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से नवाजा गया था। हैदराबाद स्थित जीनोम वैली भारत की लाइफ साइंसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहला
ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर है। तेलंगाना वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 1/3 की हिस्सेदारी भी रखता है। CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 5 साल के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जारी किया है। इसमें भारत की वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों, प्रोजेक्ट ग्रोथ, पावर सोर्सेज और चुनौतियों का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि भारत ने साल 2030 तक आधी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नवीकरणीय संसाधनों से पूरा करने का दावा किया है। हालांकि हालिया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के मुताबिक ये लक्ष्य 2026-27 तक हासिल किया जा सकता है। इंस्टॉल कैपेसिटी और पावर जनरेशन में फर्क होता है। मसलन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता अलग अलग वक्त में अलग अलग होती है। सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में ही किया जा सकता है, वहीं पवन ऊर्जा जलवायु पर निर्भर करती है। इस लिहाज से 2026-27 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की हिस्सेदारी 35.04% होगी। आपको बता दें कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का गठन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के जरिए हुआ था। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है। आइए अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को PM स्वनिधि योजना के तहत लॉन्च किया गया है और इसे PM स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर लाया गया है। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। PM स्वनिधि योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद महामारी के चलते आर्थिक तनाव से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता मुहैया कराना था। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, जबकि इसके नोडल एजेंसी के तौर पर सिडवी को नामित किया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकता है, मगर सबसे पहले 10,000 रुपए का ही लोन मिलता है। इसे चुकाने के बाद दूसरी बार 20,000 रुपए तक इसे बढ़ाया जा सकता है, फिर तीसरी बार में इसे 50,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत यानी कोलेट्रल जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इस योजना की खासियत यह है कि अगर कोई लाभार्थी लोन को समय से चुका देता है तो उसे सरकार ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है। ये सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पहले इस योजना को मार्च 2022 तक चलाया जाना था, मगर बाद में इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत पूरे भारत में 36 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स माइक्रो क्रेडिट की सुविधा हासिल कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के 2 प्रमुख मुद्दे कॉमन ट्रेड करेंसी और ब्रिक्स का एक्सपेंशन थे। रूस ने पिछले साल बीजिंग की बैठक में कॉमन ट्रेड करेंसी का विचार दिया था। इस कॉमन ट्रेड करेंसी को यूरोपियन यूनियन के यूरो की तर्ज पर डेवलप करना है। हालांकि सभी सदस्य अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। जबकि दूसरा मुद्दा ब्रिक्स का विस्तार का है। इसके लिए कई देश कतार में खड़े हुए हैं। मौजूदा बैठक में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया है। इनकी मौजूदगी संगठन में शामिल होने की उनकी संभावना को बताती है। इनके अलावा कई दूसरे देश भी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से संगठन में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और इन देशों में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख है। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था।
इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे और 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम ब्रिक्स पड़ा था। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल है। तो आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जीनोम वैली स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मैसूर। दूसरा प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर सेवी को नामित किया गया है। लोन के लिए एक न्यूनतम राशि जमानत के तौर पर मुहैया करानी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। KFOR पर हुए हमले के चलते खबरों में रहा कोसोवो किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प सी यानी यूरोप। दूसरा प्रश्न था, SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत के पास है। इस साल के SCO के सालाना सम्मेलन की थीम टुवर्ड अ सिक्योर SCO रखी गई है। भारत SCO का संस्थापक सदस्य है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही है। भारत SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है।